वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर एंजाइम दैट इज द इनहिबिटर्स। तो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं और किस तरह से ये एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। सो वीडियो को ध्यान के साथ देखें। स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। तो एंजाइम हमारे पास क्या है, एक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होते हैं और ये स्पीड ऑफ रिएक्शंस को बेसिकली इंक्रीज कर देते हैं। इस वजह से एंजाइम्स को हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट का काम होता है स्पीड ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करना। बाय नेचर एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन से बने होते हैं। इस वजह से एंजाइम्स को हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। अब हमारी बॉडी में राउंड अबाउट देयर इज मोर देन 5000 रिएक्शंस होते हैं। अब इन 5000 रिएक्शंस को कैटलाइज करती है बाय द एंजाइम्स, और ये एंजाइम बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रिप्लिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। इसके अलावा और भी बहुत सी रिएक्शंस है जिसमें ये एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। अब यहाँ पर जो जनरल मैकेनिज्म है कि किस तरह से एंजाइम एक्ट करता है, लेट्स सपोज से हमारे पास एंजाइम है। दिस इज द एंजाइम। तो एंजाइम बेसिकली लेता है सबट्रेट को। ये जो रेड कलर से हमने शो किया हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास सबट्रेट है। अब ये एंजाइम सबट्रेट को लेता है, तो जैसे ही एंजाइम आता है और सबट्रेट के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये बनाता है एंजाइम सबट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इससे आगे क्या होते हैं, इससे आगे बेसिकली एंजाइम एट द एंड अनचेंज होता है और सबट्रेट बेसिकली कन्वर्ट होता है इनटू द प्रोडक्ट। ये बेसिकली जनरल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ मालिक्यूल्स होते हैं, आर्टिफिशियल्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा नेचुरल भी हो सकते हैं। अब ये मालिक्यूल जब आते हैं और एंजाइम के साथ जब बाइंड हो जाते हैं तो ये एंजाइम की स्पीड को चेंज करती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एंजाइम है। इस एंजाइम के साथ जब एक मालिक्यूल है वो अटैच हो जाता है और ये एंजाइम की स्पीड को क्या करते हैं, एक्सेलरेट कर देता है, इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे मालिक्यूल्स को हम कहते हैं एंजाइम एक्टिवेटर। तो एंजाइम एक्टिवेटर बेसिकली ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जब वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सेलरेट करती है, इंक्रीज करते हैं। तो ऐसे मालिक्यूल्स को हम कहते हैं एंजाइम एक्टिवेटर। जैसे हमारे पास जिंक हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ। तो ये आयन से जब ये एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एंजाइम एक्टिवेटर। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे मालिक्यूल्स भी होते हैं जब वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये हमारे पास एंजाइम है, और वो मालिक्यूल जब आ जाता है और एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है या डिक्रीज कर देती है। तो ऐसे मालिक्यूल्स को हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर। तो एंजाइम इनहिबिटर बेसिकली ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जब वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज करती है। ऐसे मालिक्यूल्स को हम कहते हैं इनहिबिटर्स। अब यहाँ पर जो जनरल प्रोसेस है इसके थ्रू भी हम समझते हैं कि किस तरह से इनहिबिटर बेसिकली एंजाइम के एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। अब ये जो सेम एंजाइम है इसके साथ जब हमारा इनहिबिटर्स बाइंड हो जाते हैं, लेट्स सपोज ये एंजाइम है और इसके साथ एन सबट्रेट के बजाय ये मालिक्यूल्स इनहिबिटर क्या हुआ, बाइंड हुआ। अब इससे आगे जो एंजाइम सबट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है इसके बजाय यहाँ पर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यहाँ तक तो दोनों प्रोसेस सेम ही चलते हैं जिस तरह से नॉर्मल पाथवे में चलती हैं। अब इससे आगे बेसिकली क्या होता है, ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बेसिकली ये प्रोडक्ट इनसे नहीं बनता। देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑकर।
सो यहाँ पर जो इनहिबिटर होता है वो बेसिकली एक्टिव साइट के साथ टेम्पररी और परमानेंटली बाइंड हो जाता है, इससे रिमूव नहीं होता, जिसकी वजह से एंजाइम से बेसिकली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। सो इसी वजह से बेसिकली क्या होते हैं, इन इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करती है, ब्लॉक कर देती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है दैट इज द इनहिबिशंस। तो इनहिबिशन हमारे पास इसी प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो इसको हम इनहिबिशंस कहते हैं। और वो मॉलिक्यूल जिसके थ्रू ये इनहिबिशंस होती है तो इसी को हम इनहिबिटर कहते हैं। अब डिफिनेशन को देखें, a molecule that block or slow down an enzyme activity। तो ऐसी मॉलिक्यूल जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है या स्लो डाउन करती है और इसके रेट ऑफ रिएक्शंस को भी रिड्यूस करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम इनहिबिटर का नाम देते हैं। अब ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये नेचुरली भी होते हैं, इसके अलावा ये आर्टिफिशियली भी हम बनाते हैं, जैसे हमारे पास ड्रग हुआ, इसके इसी के साथ पेस्टिसाइड्स वगैरह है तो ये हम बनाते हैं। सो आर्टिफिशियली भी क्या होती है, इनहिबिटर्स होती है, और नेचुरली भी होते हैं। नेचुरली में आप पेंसिलिन का एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा अगर नेचर्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक भी होती है एंड इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक एंड मे बी इनऑर्गेनिक। अब ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम के साथ टेम्परेरी भी बाइंड्स हो सकते हैं, इसके अलावा परमानेंट भी बाइंड हो सकते हैं। सो दे आर बाइंडिंग विद द एंजाइम, दे मे बी टेम्परेरी और परमानेंट। इसको हम आगे जो टाइप्स होते हैं इनहिबिटर को, इसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन से इनहिबिटर टेम्पररी बाइंड्स होती है विद देयर एंजाइम और कौन सा इनहिबिटर परमानेंटली बाइंड हो जाता है विद देयर एंजाइम। अब ये जो हमारे पास इनहिबिटर्स है इनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है इनटू द टू कैटेगरीज। एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरा है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब ये जो इनहिबिटर्स की क्लासिफिकेशन है ये हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग, कि ये किस तरह से बॉन्ड बनाता है एंजाइम के साथ। आइदर ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इस बेस पर ये टू कैटेगरीज हमने बनाए हैं। इसी तरह से अभी आप कह सकते हैं कि ये जो टाइप्स है इनहिबिटर से ये बेसिकली कि किस तरह से ये बाइंड होता है, परमानेंट बाइंड्स होता है या टेम्पररी बाइंड्स होता है, तो इस बेस पर ये बेसिकली हमारे पास टू कैटेगरीज आए हैं। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसको हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं, ये बेसिकली एंजाइम के साथ जब बाइंड हो जाते हैं तो ये एंजाइम के पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड जब बन जाते हैं तो इसके आगे बेसिकली ये एंजाइम से डिटैच नहीं होता और एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। तो ऐसी किस्म के इनहिबिटर्स को हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब सिंपली ये है, ये हमारे पास लेट्स सपोज एंजाइम है और ये इनहिबिटर लेट्स सपोज ये हमारे पास इनहिबिटर्स है, तो ये इनहिबिटर जब इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये इनहिबिटर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसी कॉम्प्लेक्स से बेसिकली ये जो इनहिबिटर से ये रिमूव नहीं होता और प्रोटीन की जो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो बेसिकली परमानेंटली ब्लॉक होती है। तो ऐसी किस्म के इनहिबिटर्स को हम इरिवर्सिबल मीन दे विल नेवर डिटैच फ्रॉम देयर एंजाइम। इसी की वजह से बेसिकली ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी होती है। अब डिफिनीशन को देखें, इनहिबिटर रिएक्ट विद द एंजाइम्स, तो ये एंजाइम के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसकी वजह से बेसिकली ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी है एंजाइम के, इसको हमेशा के लिए इनहिबिट करती है। तो ऐसे किस्म के इनहिबिटर्स को हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स को होते हैं ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद द एंजाइम, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद द एंजाइम। इसके अलावा ये बेसिकली ये परमानेंटली ये एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, परमानेंटली दे विल अटैच विद द एंजाइम। सिंपली इसका मतलब यू है कि ये दे विल नेवर डिटैच फ्रॉम एंजाइम, यानी एंजाइम से ये फिर
डिटेच नहीं होती फ्रॉम एंजाइम। तो ऐसी किस्म के इनहिबिटर्स को हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज द पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन हमारे पास द फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक है। तो ये इनहिबिटर बेसिकली एक नेचुरली ऑकरिंग एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है। अब बेसिकली जो नॉर्मल सेल वॉल सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया में, तो इसको बेसिकली ये इन पेनिसिलिन ब्लॉक कर देता है। किस तरह से? ये बेसिकली जो एंजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सीरीन कंटेनिंग जो एंजाइम्स होते हैं, तो ये सीरीन कंटेनिंग एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होती और बैक्टीरियल सेल वॉल की डेथ होती है। सो दिस इज द irreversible inhibitor which can kill the bacteria। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है सेल्फ्रेम ड्रग। तो ये हमारे पास एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर से, और इसी ड्रग को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म्स। थर्ड एग्जाम्पल है अयोडो एसीटेट। ये भी हमारे पास एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। जब ये एंजाइम के साथ बाइंड हो जाती है तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। So the last and most important example of irreversible inhibitor ये है डाईआइसोप्रोपाइल फ्लूरोफॉस्फेट है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स है, और इसको जर्मन ने यूज़ किया था इन द वर्ल्ड वॉर 2, और इसी को हम नर्व गैस कहते हैं। ये बेसिकली जो सीरीन कॉन्टेनिंग प्रोटीएस होते हैं, यानी वो एंजाइम जिसकी एक्टिव साइड में सीरीन्स होती है, और ये एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन करती है। जैसे हमारे पास ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन्स वगैरह एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम के एक्टिव साइड में जो सीरीन्स होते हैं, इनके साथ अटैच हो जाती है और एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से डेथ होती है। सो दिस इज एक्चुअली द इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप ऑफ द इनहिबिटर्स है, ये कहलाता है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर ऐसे मॉलिक्यूल और सब्सटेंस को कहते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्पररी और परमानेंटली ब्लॉक कर देती है। तो ऐसी किस्म की सब्सटेंस को हम इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो टाइप है ये कहलाता है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एंजाइम्स है, और इस एंजाइम में एक पार्टिकुलर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट्स। तो ये एंजाइम का जो फंक्शनल पार्ट है ये कहलाता है एक्टिव साइट। अब यहाँ पर जो इनहिबिटर्स होता है वो आता है और इसी एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक इनहिबिटर्स है। सो दिस इज आवर इनहिबिटर्स। अब ये इनहिबिटर जब आ जाता है और यहाँ पर इनकी बाइंडिंग होती है विद द एक्टिव साइट्स, तो इनकी जो बाइंडिंग्स है ये बेसिकली ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं, यानी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बेसिकली इनहिबिटर्स आके एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है। अब यहाँ पर जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होती है इनमें आती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसके अलावा आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वगैरह आती है। तो ये सारे क्या है, ये बेसिकली नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट इनमें आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के लिए मैंने सिर्फ H लिखा। इसके अलावा आयनिक बॉन्ड्स आते हैं, एंड द थर्ड वन दैट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो ये तीन टाइप के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है जिसके थ्रू इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ क्या होती है, बाइंड हो जाता है। अब ये जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होती है ये बेसिकली क्या होते हैं, ये वीक बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। अब ब्रेक होने के बाद बेसिकली इनहिबिटर वापस डिटैच हो जाता है फ्रॉम द एंजाइम। तो ऐसी किस्म के इनहिबिटर्स को हम रिवर्सिबल इनहिबिटर का नाम देते हैं। यानी सिंपली एक बार इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ बाइंड हुआ, फिर
यही वीक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से वापस डिटैच हो जाता है। तो ऐसी किस्म के इनहिबिटर्स को हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर भी मैंने लिखे हैं। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ये इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड हो जाता है और इनकी जो बाइंडिंग्स होती है बेसिकली टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का मेन जो रीज़न है वो बेसिकली नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर बेसिकली ये एक जनरल मैकेनिज्म से है जो कि एंजाइम की एक्शंस को एक्सप्लेन्स करता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, एंजाइम से। तो एंजाइम के साथ जब एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है तो ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट बेसिकली ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिस पर एंजाइम एक्ट करता है। तो ये देखिए ये एंजाइम का एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट है जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड हुआ है और इससे आगे से ये कॉम्प्लेक्स बनता है और इसी कॉम्प्लेक्स के बाद बेसिकली यही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एट द एंड एंजाइम हमारे पास रिकवर हो जाता है। यानी ये इससे बेसिकली ये बात निकल आ जाती है कि एंजाइम बेसिकली दे विल नेवर पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शंस। अब यही जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है इसके फर्दर हमारे पास 3 टाइप है। मैंने 3 कैटेगरी बनाए हैं क्योंकि FSC पार्ट 1 के बुक में बेसिकली उन्होंने 2 टाइप मेंशन की है। एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसके अलावा जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ये भी एक पार्टिकुलर टाइप है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। तो इस वजह से इन तीनों को मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। अब ये जो इनहिबिटर्स है बेसिकली इनकी बाइंडिंग्स कहाँ पर होती है और किस तरह से एंजाइम के एक्टिविटी को टेम्पररी ब्लॉक करती है, तो इस बेस पर बेसिकली ये 3 टाइप्स आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनकी डिफिनीशंस को यहाँ पर आपको इस मैकेनिज्म्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, फिर एक एक को हम विद स्पेसिफिक एग्जांपल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास क्या है, ये इनहिबिटर्स है। तो ये इनहिबिटर बेसिकली क्या करते हैं, ये आके इस एक्टिव साइट के साथ जब बाइंड हो जाते हैं और इसकी बाइंडिंग की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी टेम्पररी ब्लॉक होती है। तो ऐसी किस्म के टाइप ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को हम कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। चूंकि इसका जो शेप है इनहिबिटर का ये सबस्ट्रेट की तरह ही होते हैं, तो इस वजह से दोनों के दरमियान कंपटीशंस होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल एज कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जबकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में बेसिकली जो इनहिबिटर्स होता है वो एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट में बाइंड होके एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्पररी ब्लॉक करती है। तो ये एंजाइम का क्या है, बेसिकली एलोस्टेरिक साइट्स है। तो ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में इनहिबिटर एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड होकर एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्पररी ब्लॉक कर देती हैं। जबकि जो थर्ड टाइप है जिसको हम कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, तो इसमें बेसिकली जो इनहिबिटर्स होता है वो इसी कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होती है, बाइंड होती है और इसी की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी टेम्पररी ब्लॉक होती है। अब एक एक को हम पार्टिकुलरली डिस्कस करेंगे विद द स्पेसिफिक एग्जांपल। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है ये कहलाता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर का टाइप है यानी इसमें टेम्पररी बाइंडिंग होती है विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स। तो कम्पिटिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, कम्पिटिटिव का मतलब यहाँ पर कंपटीशन ही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, एक इनहिबिटर है, जबकि जो ब्लू कलर से जो मैंने ड्रा किया हुआ है ये बेसिकली सबस्ट्रेट है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो बेसिकली सिमिलर होता है, यानी इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट दे बोथ हैव द सेम शेप। तो इसी की वजह से बेसिकली क्या होती है, कंपटीशन होती है और ये कंपटीशन बेसिकली एक्टिव साइट्स के लिए होती है। इनहिबिटर्स कहते हैं कि मैं आके यहाँ पर इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाऊँगा, जबकि इनहिबिटर की भी ये कोशिश होती है कि मैं आके यहाँ पर जुड़ जाऊँ।
लेकिन इनकी दरमियान क्या होती है, बेसिकली स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होती है, जिसकी वजह से दोनों की दरमियान यही कंपटीशंस होती हैं। तो दैट्स वाई वी कॉल एज द कम्पिटेटिव इनहेबिटर्स। तो जैसे ही इनहेबिटर्स आके इस एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है तो ये बनाता है एंजाइम इनहेबिटर कॉम्प्लेक्स। और इससे आगे चल के बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इनहेबिटर ने एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्पररी ब्लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पर इसके पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि कम्पिटेटिव इनहेबिटर में बेसिकली क्या होती है, सबट्रेट एंड इनहेबिटर हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, have similar structure। और यहाँ पर जो इनहिबिटर्स है ये बेसिकली दे विल नॉट इंड्यूस चेंज इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ पर पॉइंट में भी मैं लिख सकता हूँ कि दे विल नॉट चेंज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, नॉट चेंज द एक्टिव साइट, चेंज द एक्टिव साइट। अब कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स को बेसिकली हमने समझ लिया कि अब आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की थ्रू और इस कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स को हम समझेंगे। फर्स्ट ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने लिया है चैप्टर फॉर बायो एनर्जेटिक्स के क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन से, जिसमें यही कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स बेसिकली काम करता है। जबकि दूसरा जो एग्जाम्पल है ये बेसिकली मैंने बुक से ही लिया है। सो फर्स्ट रिएक्शंस को देखिए, ये हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम है। ये क्रेब्स साइकिल का एक एंजाइम से, ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम का नॉर्मल जो सबस्ट्रेट है ये है सक्सिनेट। तो सक्सिनेट बेसिकली एक नॉर्मल सबस्ट्रेट है जिस पर सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम एक्ट करता है। जैसे ही ये इस पर एक्ट करते हैं तो ये बनाता है सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इससे आगे बेसिकली यही सबस्ट्रेट सक्सिनेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसका जो प्रोडक्ट है ये कहलाता है फ्यूमोरेट, और एट द एंड हमारे पास एंजाइम वैसा ही रहता है। सो दिस इज बेसिकली द नॉर्मल रिएक्शंस जिसकी थ्रू एंजाइम बेसिकली सबस्ट्रेट को लेकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स काम करते हैं। अब यहाँ पर इसका जो इनहिबिटर है सक्सिनेट का ये है मेलोनेट। तो मेलोनेट हमारे पास क्या है, एक कम्पिटेटिव इनहिबिटर है सक्सिनेट का। तो जैसे ही ये मेलोनेट आता है तो ये बेसिकली compete करता है विद द सक्सिनेट, और ये कंपटीशन बेसिकली एक्टिव साइट्स के लिए होती है। तो मेलोनेट जब आ जाते हैं और ये एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड होता है तो ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिस तरह से हमने जनरल मैकेनिज्म्स में पढ़ा है। तो ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसके रिजल्ट में बेसिकली यही जो एंजाइम की एक्टिविटी है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस ये ब्लॉक हो जाती है और एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जो कि कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स को शो करती है। और ये जो रिएक्शन है बेसिकली क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कम्पिटेटिव इनहिबिटर से, ये है बेसिकली द सिंथेसिस ऑफ डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस इन द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में बेसिकली जब डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इनमें एक नॉर्मल पाथवे होती है जिसके थ्रू इनमें पोलिक एसिड बनता है और एट द रिजल्ट इससे आगे चल के डीएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस इनमें होती है। तो यहाँ पर एक एंजाइम है डाइहाइड्रोक्टोरेट सिंथेस, एक एंजाइम है जो कि बेसिकली एक नॉर्मल पाथवे को चला के बेसिकली ये बनाता है फोलिक एसिड और इससे आगे डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब डाइहाइड्रोक्टोरेट सिंथेस एंजाइम का नॉर्मल सबस्ट्रेट है, दिस इज कॉल्ड एस पाबा, यानी पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जोइक एसिड, ये इसका नॉर्मल सबस्ट्रेट है। अब जैसे ही
फाबा को ये लेता है और इन्हें कन्वर्ट कर देता है इनटू द फोलिक एसिड्स। अब इसका जो इनहिबिटर्स है फाबा का ये कहलाता है सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड बेसिकली क्या है, ये एक इनहिबिटर्स है पार द फाबा। तो जैसे ही ये यहाँ पर आ जाता है तो ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड होके इनसे बेसिकली क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी को डाईहाइड्रोक्टेट सिंथेस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक होती है और बैक्टीरिया की डेथ होती है। सो दिस सल्फोनामाइड बेसिकली ये एक्ट करता है एज एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग और एंटीबायोटिक जिसे हम कहते हैं, एंटीबायोटिक इस प्रोसेस के थ्रू एक्ट करते हैं और बैक्टीरिया को किल करती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सल्फोनामाइड जब हम एज एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये ह्यूमन के सेल्स को अफेक्ट करती है या नहीं, क्योंकि ये बेसिकली बैक्टीरिया में डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। आया ये सल्फोनामाइड ड्रग ह्यूमन के सेल को अफेक्ट करती है या नहीं? सो दिस सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक डज नॉट अफेक्ट द ह्यूमन सेल्स, क्योंकि हम हमारे सेल में फोलिक एसिड बेसिकली हम डाइट में लेते हैं। हमारी बॉडी में कोई पाथवे नहीं होती जिसकी वजह से हमारी बॉडी फोलिक एसिड को बना सके। तो हम यही फोलिक एसिड बेसिकली क्या करते हैं, ये हम डाइट में लेते हैं, जिसकी वजह से ये सल्फोनामाइड ड्रग का हमारी बॉडी के सेल्स पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर, ये हमारे पास है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो वो एंजाइम जो कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करती है, तो इसमें टू साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारे पास एक एंजाइम्स है और ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करते हैं। तो इसमें टू साइड्स होते हैं। एक साइड ये है जो कि बेसिकली कहलाता है एक्टिव साइड्स, और ये एक्टिव साइड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बाइंडिंग विद दिस सबस्ट्रेट। तो ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये इसी सबस्ट्रेट के लिए ये साइड्स होती है, जिसको हम एक्टिव साइड्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करने वाले एंजाइम्स होते हैं, इनमें अनदर साइड्स होती है जिसको हम कहते हैं इनहिबिटर साइड्स, जहाँ पर इनहिबिटर आता है और बाइंड हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इनहिबिटर साइट। तो ओवरऑल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशंस जो एंजाइम शो करते हैं, तो इनमें यही टू साइड्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करते फॉर द बाइंडिंग विद द एंजाइम्स, क्योंकि दोनों के लिए अपनी ही साइड्स होती है इन द एंजाइम्स। सो इसी को हम बेसिकली कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, ये बेसिकली रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का टाइप है। तो किस तरह से हम एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को रिस्टोर करते हैं इन द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जिस तरह से हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में बेसिकली एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी वापस आ जाती है। अब यहाँ पर अगर हमें एंजाइम की एक्टिविटी को रिस्टोर करना होता है, तो हम सिंपली यहाँ पर इनहिबिटर को रिमूव करेंगे, जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो रिस्टोर हो जाती है। अब यहाँ पर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के एग्जांपल हमारे पास है साइनाइड पॉइजनिंग है, जो कि बेसिकली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में होते हैं, इनको बेसिकली क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। द नेक्स्ट वन दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, इंसेक्टिसाइड जैसे मेलाथायोन्स वगैरह है, तो ये बेसिकली एक्ट करते हैं एज ए नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। लास्ट टाइप ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर दैट इज द अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर जो एंजाइम शो करती है, इनमें एक ही एक्टिव साइट्स होता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एंजाइम है जो कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन को शो करती है। तो इनमें जो मेन साइट्स होता है वो बेसिकली एक्टिव साइट्स होता है। तो ये एक्टिव साइट बेसिकली ये सबस्ट्रेट को बाइंड करता है। ये हमारे पास इनका सबस्ट्रेट है, तो ये सबस्ट्रेट को लेता है और बेसिकली ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखिए, इनहिबिटर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर।
जैसे ही एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो इनहिबिटर की जो बाइंडिंग्स होती है वो बेसिकली इसी कॉम्प्लेक्स के साथ ही होती है। अब ये इनहिबिटर बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है इसी के साथ जब बाइंड हो जाती है तो ये एंजाइम में बेसिकली कन्फर्मेशन चेंज लाती है, जिसकी वजह से एंजाइम बेसिकली सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड एज द अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब ये देखिए अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि इनहिबिटर का बेसिकली एंजाइम सिंपल एंजाइम और ना सब्सट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि ये इनहिबिटर बेसिकली बाइंड हो जाते हैं विद द एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इस वजह से इसको हम अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल को देखें, हमारे पास हाइड्रोजीन है जो कि एराइल सल्फेटेस एंजाइम्स के लिए क्या है, ये हाइड्रोजीन बेसिकली इनहिबिटर्स है जो कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करती है फॉर द एंजाइम एराइल सल्फेटेस। इसके अलावा फिनाइल एनिलीन अमीनो एसिड्स है जो कि एल्काइल फास्फेटेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है बाय द अनकम्पिटिटिव इनहिबिशंस। लास्ट हम पढ़ेंगे कि एंजाइम इनहिबिटर की एप्लीकेशंस क्या होती है, कहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। अब ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स है इनको लैब में भी सिंथेसाइज किया जाता है, इसके अलावा ये नेचर में भी पाए जाते हैं। अब ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स है सो ओवरऑल ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो ये नेचुरली पाए जाते हैं और दूसरा जो है उनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, यानी नेचुरल इनहिबिटर्स है एंड सिंथेटिक इनहिबिटर्स है। ये जो नेचुरली ऑब्टेन इनहिबिटर्स होते हैं ये बेसिकली पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है फॉर द किलिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू किल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये नेचुरली प्रोड्यूस या नेचुरली ऑब्टेन इनहिबिटर्स होते हैं। इसके अलावा जो सिंथेटिक होते हैं इनको वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जैसे है अल्कोहलिज्म है, हाई ब्लड प्रेशर से, इसके अलावा और भी नर्वस डिसऑर्डर से, अल्कोहलिज्म, इसके अलावा और भी कार्डियोवास्कुलर्स एंड नर्वस डिसऑर्डर से, जिसकी ट्रीटमेंट में इन्हीं सिंथेटिक इनहिबिटर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर जो सिंथेटिक इनहिबिटर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है टू किल द इंसेक्ट, जैसे हमारे पास मेलाथायोन है, तो मेलाथायोन एक्ट एज एन इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा ग्लाइफोसेट्स है, ग्लाइफोसेट्स इनको यूज़ किया जाता है एज ए हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट है ट्राइक्लोसान, तो ट्राइक्लोसान्स को यूज़ किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। इसके अलावा ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स को यूज़ किया जाता है एज ए केमिकल वेपन इन द वॉर्स। So this is overall about the enzyme inhibitors and its types. आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।